ครับผม थाईलैंड में वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स बहुत ही कम ही मिलते हैं। ये मुझे एक मिला है, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है। ये है यहाँ के राजा रामातफाई। और ऐसा माना जाता है कि इनकी ये जो पर्टिकुलर फ़ोटो है जिसमें ये खाना पकाते रहते हैं, ये आपको प्राय सारे होटल्स में मिलेंगी, क्योंकि इसे शुभ मानते हैं। इससे आपकी होटल के लिए शुभ मानते हैं। जहाँ पर भी खाना मिलता है वैसे प्रतिष्ठानों में ऐसी फ़ोटो लगाना शुभ मानते हैं। आपको ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे, यू नो, एक शुभ चिन्ह है इस फ़ोटो को लगाना। इसमें ये राजा खाना बना रहे हैं, और ये वो राजा हैं जिन्होंने थाईलैंड की आप बोल सकते हैं कि जिन्होंने थाईलैंड को कॉलोनाइज होने से बचाया। और इन्होंने ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए जो कि थाईलैंड की प्रकृति के लिए बहुत ही लाभदायक रहे। बहुत कुछ किया था इन्होंने थाईलैंड के लिए। और आज जो हम थाईलैंड को जैसा हम डेवलप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन्हीं का उसमें सबसे बड़ा योगदान है। सो ये मेरा वेजिटेरियन खाना आ गया। ये है टॉम यम सूप। टॉम यम गुम अगर होता है, इसका मतलब होता है कि नॉन वेजिटेरियन। टॉम यम मतलब वेजिटेरियन। इसमें इन्होंने मांस की जगह इसमें टोफू है, कुछ सब्जियां हैं, और ये राइस है। वेजिटेरियन फूड मिलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। खा के देखते हैं, चखा जाए। जैसे हम जो इंडिया में खाते हैं, ये खट्टा है। इन्होंने बोला स्पाइसी है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, लेकिन है स्वादिष्ट। इससे बहुत कुछ है। टमाटर है, टोफू है, अदरक है, लेमन ग्रास है, धनिया पत्ता है, तुलसी के पत्ते हैं, और नींबू के पत्ते, प्याज, कई चीज़ें हैं। और ये है थाईलैंड का सबसे प्रसिद्ध डिश, इसे पाद थाई कहते हैं। और इसके बारे में तो सबने सुन रखा होगा। ये राइस, स्टिकी राइस और मैंगो है, जो कि सबसे प्रसिद्ध डिज़र्ट है यहाँ का। और ये सफ़ेद राइस के साथ भी मिलता है, ब्राउन राइस के साथ भी मिलता है। आप बता सकते हो इन्हें। और ये है पाद थाई। पाद थाई इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि सितंबर 1942 में थाईलैंड में बहुत ही भीषण बारिश हुई थी। मतलब बारिश रुकने का नाम नहीं रही थी, और ज़बरदस्त बाढ़ आ गई थी। बाढ़ आने की वजह से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बट्टा बैठ गया था, सब कुछ पानी में डूब गया था। और यहाँ तक कि जो खेती के जो एग्रीकल्चर के फील्ड्स थे, वो भी सारे डूब गए थे। और चावल की बहुत ज़बरदस्त किल्लत हो गई थी, शॉर्टेज हो गई थी। तो जब बहुत बारिश आ गई, फिर बाढ़ आ गई, तो ऐसी स्थिति में यहाँ के राजा ने यहाँ के लोगों से अनुरोध किया कि आप चावल की जगह पाद थाई खाना प्रारंभ कीजिए, क्योंकि पाद थाई एक नूडल होता है जो कि इजीली अवेलेबल था। और आप देख सकते हैं कि इसमें सब्जियां हैं, नूडल हैं, पीनट सॉस है, इस तरह कई चीज़ें हैं। बहुत से लोग अंडा भी डलवाते हैं। तो वो अनुरोध किया ताकि फूड की जो शॉर्टेज थी उसका सामना किया जा सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें, चलिए बात करते हैं कि पाद थाई जो ये डिश है, जो ये व्यंजन है, ये प्रसिद्ध कैसे हुआ, ये कौन थे इस डिश के पीछे। आज जो हम इस डिश को देख रहे हैं कि ये ना सिर्फ थाईलैंड में बल्कि पूरे विश्व में जब हम किसी थाई डिश की बात करते हैं तो हम सबसे पहले पाद थाई तो हमें पता होता है। टॉम यम गुम है, और बहुत से पाद करा पाव है, पाद थाई। लेकिन पाद थाई विशेष रूप से सबको पता होता है पाद थाई क्या है और किस देश का व्यंजन है। तो चलिए बात करते हैं पाद थाई के बारे में, और कौन थे इस व्यंजन के पीछे, इस आविष्कार के पीछे, किसने इस व्यंजन को प्रसिद्ध किया। सवादी खाप मित्रों, मैं हूं शैलेंद्र, और आज हम बात करेंगे एक तथाकथित तानाशाह के बारे में। तो जब हम तानाशाह शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में नॉर्थ कोरिया, चाइना के किसी निर्मम या क्रूर तानाशाह की छवि उभर कर आ जाती है। लेकिन सारे तानाशाह ऐसे नहीं होते हैं। कुछ तानाशाह अच्छे भी होते हैं, जैसे सिंगापुर के ली कुआन यू, जिन्होंने अपने शासनकाल में ही सिंगापुर को एक अविकसित देश से एक विकसित देश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। कुछ ऐसे ही थे थाईलैंड के प्लेग फिपुन सोंग्राम। जिस तरह से सबके विरोधी होते हैं, प्लेग फिपुन सोंग्राम के भी विरोधी थे,
और विरोधियों का क्या है, विरोधी तो हमारे मोदी जी के भी हैं, लेकिन विरोध करने से क्या होता है, आपका काम बोलता है। तो कुछ ऐसे ही अच्छे काम किए थे इन्होंने जिनकी वजह से थाईलैंड के लोग इन्हें आज भी प्यार करते हैं और इनका योगदान आज भी माना जाता है। और आज हम जो थाईलैंड को इतना सुरक्षित, सुव्यवस्थित, स्वच्छ और अनुशासित देखते हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं प्लेग फिबुन संग्राम का ही एक बहुत बड़ा योगदान था। तो प्लेग फिबुन संग्राम जो थे ये मूलतः कैंटोनीज और चाइनीज़ एंसेस्ट्रीज के थे। तो इनके जो दादाजी थे ऐसा कहते हैं कि वो चाइनीज़ या कैंटोनीज थे। तो लेकिन फिबुन को चाइनीज़ कहलाना पसंद नहीं था। उन्होंने सदैव अपनी इन चाइनीज़ जड़ों को नकारा था। तो शायद यही कारण था कि वे सदैव एक एंटी कम्युनिस्ट और एंटी चाइनीज़ रहे थे। और मुझे थाईलैंड की राजाओं की या जो भी राजनेता रहे उनकी एक बात सबसे अच्छी लगती है कि इन्होंने कहीं ना कहीं थाईलैंड को, ये सब के सब कहीं ना कहीं एंटी कम्युनिस्ट थे। सो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि ये कहीं ना कहीं ये सारे लोगों ने मिलकर थाईलैंड को आज तक कम्युनिज्म की दुर्गंध से बचा कर रखा है। तो प्लेग, चलिए प्लेग फिबुन संग्राम जो है, ये जो नाम है प्लेग, इसका अर्थ होता है बेढंगा, थोड़ा विचित्र, इस तरह से। तो प्लेग ऐसा कहते कि बचपन में ये थोड़े बेढंगे लगते थे, तो इसलिए लोग इन्हें प्लेग के नाम से पुकारने लग गए। लेकिन अगर आप इनकी तस्वीरें देखें तो ये बहुत ही हैंडसम लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो इन्होंने बहुत से ऐसी नीतियां और कार्य ये अपने शासनकाल के दौरान लेके आए। ये 1938 में प्रधानमंत्री बने थे थाईलैंड के, और 2 बार प्रधानमंत्री बने थे थाईलैंड के। और 1932 में जो सायामीज रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके तहत जो पहले जो थाईलैंड था ये एब्सोल्यूट मोनार्की था, और उसके बाद इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदल दिया गया। और जो लोग इसके पीछे थे उनमें ऐसा कहा जाता है कि जो लीडर्स, जो नायक इनके पीछे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में बदला, उनमें प्लेग फिबुन संग्राम भी एक थे। तो ये जो प्लेग फिबुन संग्राम थे एक राष्ट्रवादी नेता थे, और इन्हीं के तहत, इन्हीं अपनी राष्ट्रवादी नीतियों के तहत इन्होंने थाईलैंड का नाम बदलकर, पहले सियाम के नाम से जाना जाता था, इन्होंने थाईलैंड बदला। और फिर उसके बाद इन्होंने, और इनका एक ये बड़े कि थोड़े अपने आप को एक गर्वित थाई के रूप में जाने जाते थे। और इनका एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी योजना थी कि जितने भी थाई बहुल क्षेत्र हैं सबको मिलाकर एक बृहत थाईलैंड बनाया जाए। एक अति महत्वाकांक्षी योजना थी, हालांकि ये फलित नहीं हुई, लेकिन एक योजना थी इनकी। और ऐसी योजनाओं के तहत, और ये हमेशा थाईलैंड को, क्योंकि वो जो दौर था 1930-40 का जो दौर था, बड़ा ही अव्यवस्थित टाइप का दौर था। सारे जो ये फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देश थे, ये सबको कॉलोनाइज करने में लगे हुए थे, विश्व युद्ध चल रहे थे, आर्थिक मंदियां थी, ग्रेट डिप्रेशन था। तो उसमें अब किसी भी देश को, और ख़ासकर थाईलैंड जैसा देश जो कि चारों तरफ, एक तरफ ब्रिटेन जैसे राष्ट्र, एक तरफ ब्रिटेन की कॉलोनी है, दूसरी तरफ फ्रांस की कॉलोनी थी इनके, वियतनाम में और इंडिया में, इधर बर्मा में। तो ऐसे में इनको अपने आप को बचाए रखना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो इन्होंने किया, अपने आप को कॉलोनाइज होने से बचाया। और जो प्लेग थे, ये जैसा कि मैंने कहा, ये बड़े ही एक गर्वित थाई नेता थे, और ये थाईलैंड को सदैव आधुनिक और विकसित देश के रूप में देखना चाहते थे। और इसी के तहत इन्होंने बहुत सी नीतियां और कार्य किए, और जिन्हें हम थाई कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसके तहत ये बहुत से थाई कल्चरल मैंडेट्स, या जिन्हें जनादेश कहते हैं, वो लेकर आए। तो बहुत से जनादेश थे, बहुत से कार्य थे जो कि लोगों को इन्होंने ये सुव्यवस्थित किया कि लोग इन्हें ये इन सारी चीज़ों को माने, क्योंकि तभी थाईलैंड एक विकसित देश के रूप में उभर कर आ सकता है। तो बहुत सी चीज़ें थी, जैसे कि पहला तो इन्होंने नाम बदला थाईलैंड का सियाम से। दूसरा था, इन्होंने जो पहले थाईलैंड में जो न्यू ईयर था वो 13 अप्रैल को, संक्रांत जब होती है, जैसे हमारे भारत में या जितने भी साउथ ईस्ट के राष्ट्र, सब में संक्रांत या अप्रैल के आसपास ही न्यू ईयर मनाया जाता है। तो थाईलैंड में भी ऐसा ही था, 13 अप्रैल को मनाया जाता, तो इन्होंने उसे बदल कर 1 जनवरी किया। और बहुत सी चीज़ें थी, जैसे कि
थाई जो ध्वज है उसका सम्मान करना पड़ेगा लोगों को, थाई जो राष्ट्रगान है उसका सम्मान करना पड़ेगा, थाई भाषा का सम्मान करना पड़ेगा, थाई भाषा सीखनी पड़ेगी आपको। और इसके तहत और उन्होंने कहा था कि अगर आपको वेस्टर्नाइज और आधुनिक दिखना है लोगों के समक्ष तो आपको वेस्टर्न आउटफिट्स पहनने पड़ेंगे, ठीक है। वेस्टर्न जो खाने की चीज़ें, जैसे चक्कू छुरी से आप खाना खाइए, ठीक है, हाथ से खाना मत खाइए, और अपने आप को जितना आधुनिक आप दर्शा सकते हो विश्व के सामने, ये इनका एक उद्देश्य था। और ऐसा नहीं कि आप कहीं पर भी नंगे बदन अधनंगे बदन चले जाओ, लुंगी पहन के या बिना शर्ट के चले जाओ या अंडरगारमेंट्स में चले जाओ, ये नहीं चाहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और थाई भाषा को सीखने सिखाने पर जोर दिया। और जो भी जो वृद्ध लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनकी सहायता कीजिए आप, ये सब चीज़ें थी। और इसके साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि आप कोई भी नॉर्थ थाई या साउथ थाई या मुस्लिम थाई इस तरह से नहीं है, हम सब थाई हैं बस। एक थाई राष्ट्रीयता, थाई पहचान होनी चाहिए हमारी। तो ऐसा उन्होंने ऐसे मैंडेट्स लेके आए ये कि लोगों को पालन करने पड़ेंगे। और बहुत सी चीज़ें थी जैसे कि पहनावा मैंने बताया, और जो भी राष्ट्र के जो सिंबल्स हैं उनका सम्मान करना है आपको। और इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें थी जैसे कि हाँ, तो इन्हीं चीज़ों के साथ साथ बहुत सी चीज़ें थी जैसे कि आपको जो भी स्वदेशी, हाँ, स्वदेशी का इन्होंने बहुत ही बड़ा अभियान चला था कि लोगों को उसे अनुरोध किया कि आप जहाँ तक हो सके थाईलैंड में बनी हुई वस्तुओं का ही प्रयोग करें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, विशेष रूप से चाइनीज़ वस्तुओं का। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो फिबुन थे ये एंटी चाइनीज़ थे, एंटी कम्युनिस्ट थे। और उस समय थाईलैंड में एक ऐसा दौर चल रहा था, 1930-1940 का जो दौर था, ऐसा दौर था जब ऐसा समय था जब थाईलैंड में चाइनीज़ लोगों का दबदबा था। तो जितने भी मुख्य जो पद थे या जो भी बिजनेसेस थे, सब में चाइनीज़ लोगों के अधीन थी। बिजनेस सारे वही करते थे, सामान सारा चाइनीज़ सामान बिकता था। और फिबुन जैसे राष्ट्रवादी को कहीं ये बात पसंद नहीं थी, तो उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि आप जहाँ तक हो सके स्वदेशी वस्तुओं का ही उपयोग करें, स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदें। और इसके पीछे कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि वो जो फिबुन जो सदैव एंटी कम्युनिस्ट और एंटी चाइनीज़ रहे थे, वो भी एक बहुत मुख्य कारण था। और साथ ही साथ जो सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि खाना एक ऐसा व्यंजन फिबुन लेकर आए, क्योंकि उस समय आर्थिक मंदी का दौर था और थाईलैंड में चावल की किल्लत थी, फ्लड वगैरह भी हो रहे थे। तो फिबुन ने लोगों से अनुरोध किया कि उन्होंने एक व्यंजन का हम कह सकते हैं आविष्कार किया, जिसे आज हम पाद थाई के नाम से जानते हैं। और इन्होंने लोगों और एक बहुत बड़ी एक योजना चलाई गई जिसके अंतर्गत कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स थे उनसे कहा गया, उनको सहायता दी गई ताकि वे पाद थाई बेचे। और जितने भी लोग थे सब में पाद थाई की जो रेसिपी थी वो बांटी गई। और लोगों से कहा गया कि आप चावल ना खाकर पाद थाई खाया कीजिए। और इसको उन्होंने विशेष रूप से बढ़ावा दिया इस डिश को। और आज जो एक डिश जो प्लेग फिबुन सोंग्राम ने अपने देशवासियों के लिए बनाई थी, आज एक वो विश्व की सबसे प्रसिद्ध व्यंजनों में से एक है, और आज हम इसे पाद थाई के नाम से जानते हैं। और जैसा कि होता है सबके विरोधी होते हैं, मैंने कहा इनके भी विरोधी थे। और ऐसा कहा जाता है कि थाईलैंड में एक वर्ग था, वो हमेशा इनका विरोधी था, और वो मानते थे कि थाई जो है वो मोनार्की के विरुद्ध रहे हैं हमेशा। और जो भी कार्य जो एक राजा को करने चाहिए थे, बहुत से धार्मिक अनुष्ठान वो इन्होंने ये स्वयं करने लग गए थे। इसी के तहत बहुत से जो हिंदू और बौद्धिस्ट धार्मिक अनुष्ठान होते थे जो राजा करते थे, वो उन्होंने बंद कराए और या स्वयं करने लग गए, ठीक है। और इनके विरोधी थे। और जो भूमिबोल अतुल्यथीज राजा रामा द 9 जो थे, भूमिबोल अतुल्यथीज, जो कि थाईलैंड के शायद कदाचित सबसे प्रसिद्ध राजा रहे हैं और सबसे लोकप्रिय राजा रहे हैं, वे भी इनके आलोचक थे। वे भी फिबुन प्लेग सोंग्राम के आलोचक थे। और जैसा होता है प्लेग फिबुन सोंग्राम पर भले ये 2 बार प्रधानमंत्री बने, बाद में इन पर अभियोग चलाया गया, लेकिन ये बरी हो गई क्योंकि जन समर्थन इनके साथ था। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जो भी कार्य किए थे वो थाई लोगों की भलाई के लिए किए थे, थाई लोगों के हित के लिए किए थे, थाई राष्ट्रवाद के लिए किए थे। तो लोगों का जो एक
सहयोग था वो इनके पक्ष में था, लोगों का जो मत था इनके पक्ष में था, तो इन्हें बरी कर दिया गया। और लेकिन फिर भी इस बाद में ऐसा कहते हैं कि इन्हें देश से निष्कासित किया गया। और उसके बाद ये कंबोडिया चले गए, फिर ये जापान चले गए, और ऐसा कहते हैं कि मृत्यु पर्यंत जापान में ही रहे थे। और 1960 में ऐसा कहते हैं कि ये एक बार भारतवर्ष भी आए थे। जैसा कि सारे बुद्धिस्ट लोग अपने जीवन काल में एक बार भारत जरूर आना चाहते हैं, बोध गया जरूर आना चाहते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध की भूमि है। गौतम बुद्ध यहीं पर, सिद्धार्थ यहीं पर गौतम बुद्ध बने थे। तो हर जो बुद्धिस्ट व्यक्ति होता है, वे महिला होती है, वो कभी न कभी अपने जीवन काल में थाईलैंड आना चाहते हैं। तो फिबुन सोंग्राम भी, प्लेग फिबुन सोंग्राम भी 1960 में ऐसा कहते हैं कि एक बार भारत में बोध गया आए थे और वहाँ पर बौद्ध भिक्षु भी बने थे। तो यही कहानी है एक तथाकथित तानाशाह की। तो भले ही तानाशाह हो सकते हैं, लेकिन अगर आप तानाशाह होकर भी अगर अपने राष्ट्र के हितों को, देश के हितों को, जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हैं, तो आप कहीं ना कहीं तानाशाह नहीं कहना उचित नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप कठोरता से पालन कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे अगर उद्देश्य अच्छा है, उद्देश्य आप एक लॉन्ग टर्म एक बेनिफिट के रूप में देख रहे हो, कि आप सोच रहे हैं कि भले ही एक बार, जैसे कहते हैं ना कि एक दवाई लेने में तो कड़वी लगती है, लेकिन उसके लाभ बहुत होते हैं। तो उसी तरह अगर कुछ नियम कभी कभी होता है, जब देश बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित होता है, तो हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, ताकि लोगों के भविष्य के लिए अच्छा होता है। और यही एक कारण रहा है कि आज भले ही फिबुन सोंग्राम में उस समय बहुत से कठोर निर्णय लिए थे, जो हो सकता है कि एक वर्ग विशेष को पसंद नहीं थे, लेकिन आज उन्हीं का फल है कि हम थाईलैंड को एक सुव्यवस्थित, सुरक्षित, एक स्वच्छ और अनुशासित देश के रूप में हम देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में बैंकॉक पुनः। और जैसा कि हम जानते हैं कि थाईलैंड की जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है, 20% हिस्सा है, वो टूरिज़्म से आता है। 20% बहुत बड़ा होता है। मतलब एक इकोनॉमी क्या बोल सकते हो कि 5% जीडीपी सिर्फ यहाँ के टूरिज़्म से आता है। तो 2001 में यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने प्रयास किया कि हम यहाँ के खाने को, जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है और बड़ा ही स्वादिष्ट है, उससे क्यों ना हम एक सॉफ्ट पावर के रूप में प्रयोग में लाएं और इसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ाएं। और इसके अंतर्गत उन्होंने थाई रेस्टोरेंट्स को पूरी दुनिया के जो भी सबसे बड़ी जगह है, जैसे न्यूयॉर्क है, सिंगापुर, हर जगह उन्होंने थाई रेस्टोरेंट खोलने का प्रयास किया। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। और इस इनिशिएटिव के तहत तो द ग्लोबल थाई नाम की एक संस्था बनाई गई, जिसके तहत पूरे विश्व में 3000 से ज़्यादा ऐसे रेस्टोरेंट खोले गए जहाँ पर थाई खाना को प्रचारित किया जाएगा। और जैसे कि आप जानते हैं थाई खाना इतना स्वादिष्ट है, तो ये और प्रचलित हुआ है। और जैसे कि हम जानते हैं कि मिशेलिन जो रेटिंग्स होती है, तो खाने की जो रेटिंग होती है, जैसे कैसा क्वालिटी है, कितना साफ़ रेस्टोरेंट है, किस तरह से बनाते हैं, कैसी कंसिस्टेंसी है खाना बनाने की, ये मिशेलिन इसकी उस पर आधार करके मिशेलिन एक रेटिंग दी जाती है। और ऐसा है कि थाईलैंड में 35 से ज़्यादा मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट है। तो ये बड़ी बात है कि आपको 35 मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स है यहाँ पर, जहाँ की दुनिया का बेहतरीन खाना मिलता है। तो ये कुछ बातें हैं जो थाईलैंड को श्रेष्ठ बनाती है, यहाँ के लोगों को श्रेष्ठ बनाती है, और यहाँ का अनुभव इतना शानदार होता है यहाँ आने का। चलिए खाना खाया जाए।